नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कंपटीशन की बेहतर तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाता है, भूला हुआ प्रश्न याद हो जाता है और बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जीवन का एक लक्ष्य रखो, दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो, स्वप्न में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। धुन सवार हो जानी चाहिए, हंसते मुस्कुराते एक दिन सफल हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज का संबंध है 73वां से। और साथ में नगरपालिका को भी याद रखना है। नगरपालिका किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है। अच्छा, ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ। लेकिन संवैधानिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। ठीक है। और इसी 24 अप्रैल से इन्हें पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अब एक पंचायती राज जब भी पढ़ेंगे आप इन्हें, तो नगरपालिका को भी साथ में जरूर पढ़ना है। जैसे 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज से, तो 74वां है नगरपालिका से, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची का है नगरपालिका से, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखना ये कि यहाँ दिया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और एक क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन को ही 1976 में जो हुआ, इसे लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुआ? तो केवल एक बार संशोधन हुआ था, यही 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। वो कौन सा था? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। अब यहाँ है 52वां संविधान संशोधन। इसका संबंध किससे? तो दल बदल से। ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। ठीक है। रेलवे एनटीपीसी में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जो कि दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कब हुआ था? 89 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी को शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के को में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन है कि शिक्षा का जो है ना, शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ याद करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन आया, यानी कि WHO की बात हो रही है। WHO की स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अब यहाँ है कि अप्रैल में कौन सा दिवस? अप्रैल का यहाँ आया, तो अप्रैल में कौन कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है? एक पूछा जाता है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व जो पृथ्वी दिवस है कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 22 अप्रैल जब भी आए ना, तो आपको 4 क्वेश्चन क्यों दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है। 22 अप्रैल इसलिए
कि देखिए 22 मार्च भी एक इम्पोर्टेंट दिवस है, 22 अप्रैल भी है और 22 मई में है। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 74% इसका साक्षरता दर थी। ठीक है, अब 2011 के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। अच्छा, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो भी केरल है। ठीक है, अच्छा, भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना अनुसार कितना है? तो वो है 943। लिंगानुपात का मतलब होता है कि जो महिलाएं 943 महिलाएं कितने? 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये होता है लिंगानुपात। एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में याद रखना है कि वर्तमान जो 2023 में बिहार का जनगणना का आंकड़ा आया है, इसमें बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया है? तो पहले था 918, अब हो गया 953। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या है? देश और राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, ये सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये सही है। चीन की राजधानी कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, चीन की राजधानी संघाई, ये गलत है क्योंकि चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ठीक है, ये याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, ये भी सही है, यानी आंसर हो गया सी। ठीक है, देश की राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आपके सामने राजधानी और मुद्रा है तो निश्चित रूप से उसे याद रखना है। ठीक है, अब चीन की राजधानी जैसे हो गया बीजिंग, चीन की मुद्रा क्या है? तो रेन मिनबी है या तो युआन, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में रहे तो आंसर कर देना। ठीक है, अच्छा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है मालूम? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, वो कहाँ है? रूस में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा है डॉलर, ये याद रखना। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की भी मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है दी बिहार हेराल्ड। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार वो दी बिहार हेराल्ड है। अच्छा, दी बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन है। 1875 में ये प्रकाशित हुआ था, गुरु प्रसाद सेन है। ठीक है, अच्छा, बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन सा है? पहले देखिए अंग्रेजी हो गया दी बिहार हेराल्ड, हिंदी कौन सा है? तो वो है बिहार बंधु। ठीक है, अब बिहार बंधु पत्रिका के संपादक कौन है? तो केशव राम भट्ट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फेमस संगठन है। ठीक है, इसी प्रकार एक फेमस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, किसका? यूएनओ का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यूएनडीपी से ये पूछा जाता है कि मानव विकास जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो यही जारी करता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। करंट अफेयर में एक चीज़ याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान अभी कौन सा है? तो 132वां है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पशुपति की पूजा करते थे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मांड का उद्भव का व्याख्या करता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिग बैंग जो थ्योरी है दिया किसने? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। इंग्लिश में अगर कभी दे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका देता है। ठीक है, भारत एक की खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको एक साथ देखेंगे। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे? तो 16 साल 286 दिन रहे थे, लेना। कभी ऑप्शन में अगर दे दे 17 साल तो वो भी टिक कर देना। ठीक है, लगभग 17 साल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को
आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबको एक साथ बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार कब किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब यहाँ आया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा आपसे कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई। ठीक है, ये याद रखना है। और रही बात इनकी रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनसे पूछा जाता है, दो पुस्तक है, एक उर्वशी और एक कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? ये दोनों का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, गांधी जी से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे उसमें हो गया सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी। नवजीवन के लेखक कौन है? गांधी जी। यंग इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी। तो ये याद रखना है। अच्छा, ये रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है उनका गीतांजलि, क्योंकि उनके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला है। ठीक है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसे याद रखना है, गोरा गोर यानी गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। किसने? अशोक ने। अब अशोक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको सारे को यहाँ पर देखेंगे। अशोक किस वंश का शासक है? तो पहले याद ध्यान रखना है, मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा था कि अशोक किसका पौत्र है? तो पौत्र में ध्यान रखना आपको, है ना, पौत्र मतलब होता है पोता। तो कई लोग बिंदुसार टिक कर देते कि पुत्र पूछा होगा, लेकिन ध्यान रखना है वहाँ शब्द पे, पौत्र किसका यानी कि पोता किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। ऐसे समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। ठीक है, अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन केवें शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सांची का स्तूप किसने बनाया? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन इस बार है ने ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा था कि धामेक स्तूप किसने बनाया? तो धामेक स्तूप को भी अशोक ने ही बनाया, ये ध्यान रखना है। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में, और सांची का स्तूप भी अशोक ने ही बनवाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कितने मंडल है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 मंडल है। मंडल यानी प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल कितना है? 101। प्रखंड कितना है? 534। ये सारे चीज़ याद रखना है। जिला कितना है? तो 38। ठीक है, 38 से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी में याद रखना है। 38 जिला है बिहार में। एक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में कि एक अणु ग्लूकोज से कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। और बिहार में 38 जिले भी है, और क्वेश्चन आता है कि एक अणु ग्लूकोज से कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, बिहार से और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है? तो 243 है। विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। अच्छा, लोकसभा के लिए बिहार से कितना सीट है? तो वो है 40, और राज्यसभा के लिए 16। तो इतने सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? देखिए, पंचायत की जो अवधि होता है, जो भी पंचायत का मुखिया हो चाहे वार्ड हो, उसका अवधि यानी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। अब ये ऑप्शन में दिखाई कि 5 है ना, 5वें स्थान पर कौन सा है? 243 में तो सब में 5वें स्थान पर कौन सा है? एन है, या तो ओ है, या बी है, या तो ई है। तो 5वें स्थान पर कौन है? ये है। तो इसका आंसर है ये। ऐसे ये रिलेट करके याद रखना है। पंचायतों की अवधि किस अनुच्छेद में? 243 के ई में है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, देखिए 243 के पंचायत के बारे में ना क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। उसमें क्या है कि 243 के ए से लेकर आई जे के तक है। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट है 2-4 जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार, उसको याद रखना है। जैसे पंचायतों का एक अवधि हो गया, ये पंचायतों की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो वो शक्ति है 243 के जी में है। इसे याद कैसे रखना है? शक्ति। ठीक है, तो जी से एक याद करिए, बचपन वाला पार्ले जी। पार्ले जी खाते हैं तो शक्ति मिलती है, तो ऐसे याद रिलेट कर लीजिए। ठीक है, पार्ले जी खाएंगे तो शक्ति मिले, यानी कि शक्ति अगर पूछे पंचायतों की तो 243 के जी में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो वो है 243 के आई में है।
अब ठीक है, अब देखिए A B C D इस तरह आएगा, लेकिन हमको रिलेट कैसे करना, वित्त आयोग आई, आयोग आई, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, 243 के आई में है, ये ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 63 में है, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नवीन चावला। किसका लेखक है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है नवीन चावला। अच्छा, इंडिया वर्सेज यूके, देखिए कुछ करंट जो बुक है उसे मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक कौन है, सैयद अकबरुद्दीन है। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन। और एक पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है, भास्कर चट्टोपाध्याय। एक पुस्तक है नॉज योर राइट्स एंड क्लेम देम, इसका लेखक है एंजेलिना जोली। एक पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, इसका लेखक है अमर्त्य सेन। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये योजनाओं के अनुमोदन से है। ठीक है, एक क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछा जाता है कि योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मालूम क्या, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनडीसी का फुल फॉर्म कई लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जिसको भी याद था ये कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो भी पढ़ा तो उसके दिमाग में तुरंत आ गया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में। अच्छा 1952 में और किस किस महत्वपूर्ण चीज़ों का गठन हुआ, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, लोकसभा का गठन भी 1952 में हुआ था। तो ये तीन चीज़ 1952 में ध्यान हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का गठन 1952 में ही हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखना ये कि नीति आयोग का है ना स्थापना कब हुआ, नीति आयोग का स्थापना 1 जुलाई 2015 को हुआ। ठीक है, ये याद रखना है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये इम्पोर्टेंट है और एक है ये जीएसटी कब लागू हुआ, तो वो हुआ था 1 जनवरी है ना जी, ये वाला 1 जनवरी है। ठीक है, ये याद रखना है। ये नीति आयोग वाला है 1 जनवरी और जीएसटी वाला है 1 जुलाई 2017। जीएसटी वाला है 1 जुलाई, जीएसटी कब से लागू हुआ भारत में, 1 जुलाई 2017। ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, अच्छा नीति आयोग का पूछा जाता है फुल फॉर्म, नीति का NITI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, नीति, तो नीति का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन। कई ऑप्शन में देखिए रहेगा इंस्टीट्यूट भी रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंस्टीट्यूशन क्या है, फिर से समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, अच्छा भारत में जीएसटी लागू हो गया 1 जुलाई 2017 को, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है विजय अमृत राज को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, विजय अमृत राज को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये जो पूछा जाता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, तो यहाँ से रिलेट करना लगनी यानी लगन यानी कि विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, भैरवी राग का संबंध किससे है, तो भगवान शिव से है। फागु राग का संबंध किससे, फागु यानी कि फागुन में होली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में ही हुआ था, ये सही है। महावीर की मृत्यु हुआ था पावापुरी में, नालंदा के पावापुरी में, ये सही है।
और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, ये गलत है। इसका आंसर हो जाता है सी। ठीक है, क्योंकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजगीर के रिजुपालिका नदी तट पर जुम्भिक ग्राम में हुआ था, और गया में हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ रहा, वैशाली में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये है। अब है कि यहाँ इस मतलब महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबको एक साथ यहाँ रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है ये पूछा जाता है, तो ऋषभदेव है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। एक 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है, 23वां तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है कि त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे संबंधित है, किस धर्म से। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित। देखिए त्रिरत्न लग जाता है तो कई स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि त्रिरत्न है तो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, लेकिन त्रिरत्न के बाद क्या है उसे ध्यान रखना है। देखिए त्रिरत्न है दोनों में है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी सम्यक चरित्र भी कह सकते हैं, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म वाला जो त्रिरत्न है वह है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है, पूछा जाता है महावीर स्वामी का जो जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ, और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए गौतम को इससे रिलेट करना है। गौतम 63, गौतम बुद्ध, गौतम तो आ रहा है ना उसमें, गौतम 63 और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया हॉल ने। अब यहाँ सातवाहन वंश के बारे में आया। सातवाहन वंश के बारे में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, शिमुख। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसा और पोटीन का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया, तो सातवाहनों ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के बारे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। और अकबर से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मुगल वंश का पहले संस्थापक जान लीजिए, ये मुगल वंश का शासक है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। अकबर का जन्म कब हुआ, तो 1542 में हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था यानी अशिक्षित था, तो वो अकबर ही था। ठीक है, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था, तो 13 वर्ष की आयु में ये सम्राट बना था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का अभिरक्षक कौन है, तो वो था बैरम खां। ठीक है, और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एक और ध्यान रखिए, राजस्व मंत्री पूछेगा तो टोडरमल होता है। ठीक है, फिर से समझिए, अकबर का अभिरक्षक पूछेगा या संरक्षक पूछेगा तो वो है बैरम खां, और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, और दीन ए इलाही किसने शुरू किया, अकबर ने। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया, अकबर ने। नवरत्न किसके दरबार में रहता था, अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मेरी कॉम ने जीता है। ठीक है, मेरी कॉम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। मेरी कॉम किस राज्य से, तो मणिपुर से है। एक क्वेश्चन याद रखना है कि 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता किसने जीता, तो मैरी कॉम ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिंध का विलय हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एलनबरो था। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा समाप्त किसने किया, तो लॉर्ड एलनबरो ने ही किया था। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था 1842 से 44 ईस्वी। ठीक है, और दास प्रथा समाप्त हुआ था 1843 में। अब दास प्रथा जब आए तो सती प्रथा, या तो सती प्रथा जब आए दास प्रथा, ये दोनों को साथ में याद रखना है। ठीक है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है, अच्छा विलय नीति किसने पेश किया था, ये जो विलय है विलय नीति किसने पेश किया, डलहौजी ने, है ना। हड़प नीति या विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जनक कौन है, तो डलहौजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था, तो इसका करेक्ट आंसर है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र था, ये ब्रिटिश समर्थक था और कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था।
ये ध्यान रखना है। 3 चीज़, ये अलीगढ़ आंदोलन का ये ऐसा था कि वो ब्रिटिश का समर्थक था, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी था। तो 2, 3, 5 ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। और अलीगढ़ और एक होता है मुस्लिम आंदोलन, ये दोनों एक टाइप का है। ठीक है, दोनों को यहाँ पढ़ना है पूरा डिटेल में। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1875 में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद खान है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान है। अच्छा, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? तो सलीमुल्लाह और आगा खां है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ था, ढाका में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 1934 में ये वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुआ? 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोनों का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम है भाग 5 में। ठीक है, अच्छा भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ यानी संघ के बारे में, राष्ट्रपति वगैरह हो गया, और भाग 6 में है राज्य के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि त्यागने पर, यानी कि आप अपनी नागरिकता अगर त्यागते हैं तो भी आपका समाप्त हो सकता है, या पर्यावसान पर, यानी कि आप कहीं चले जाते हैं देश छोड़कर, या तो वंचित किए जाने, यानी सरकार आपको अगर वंचित कर सकता है नागरिकता से। ठीक है, यानी उपर्युक्त तो सभी, इसका डी हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा नागरिकता किस भाग में? तो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। ठीक है, और भारत में जो एकल नागरिकता है वो किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोक व्यवस्था या सदाचार या तो स्वास्थ्य, ये तीनों के आधार पर ये धार्मिक अधिकारों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। अच्छा, ये जो 25 से 28 अनुच्छेद है ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक, धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा, यानी कि राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कितने साल रहे? 12 वर्ष तक रहे। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कोयना ये क्या जल विद्युत परियोजना है, तो ये सही है। ठीक है, कलपक्कम क्या परमाणु शक्ति केंद्र है? ये भी सही है। कोलकाता में क्या भूतापीय ऊर्जा केंद्र है? तो ये ऐसा नहीं है कुछ, ये गलत है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, भावनगर वो में क्या है? ज्वारीय विद्युत योजना है, ये सही है। अब है कि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कोयना जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो ये है महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक है कि मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर ने लिखा। ठीक है, एस जयशंकर कौन है? याद आ रहा है कुछ? भारत के विदेश मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो एस जयशंकर है। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपको याद रखना है। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग, ये इसके लेखक कौन है? तो सुरंजन दास है। ठीक है, फिर से समझिए, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग पुस्तक के लेखक है सुरंजन दास। इसी तरह एक और पुस्तक है गांधी इन चंपारण,
इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है टेगा प्रदेश में पाया जाता है। स्प्रूस, फर तथा पाइन प्रकार के वृक्ष टेगा प्रदेश में पाया जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि शंकुधारी वन या तो कोनधारी वन, एक ही होता है। शंकुधारी वन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो शीतोष्ण प्रदेश का वन है शंकुधारी वन या तो कोनधारी वन, ठीक है। जैसे नागफनी, बबूल, बैर, खैर, ये सब क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश का वन है। अच्छा, पर्णपाती वन जो है वो किस क्षेत्र का वन है? तो उष्णकटिबंधीय वन है ये पर्णपाती। और मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य देवता से अर्थ है। सविता का अर्थ हो गया सूर्य देवता से संबंधित है, ठीक है। अब वेद के बारे में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वेद हैं कितने? 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है ना किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शूद्र का उल्लेख केवें मंडल में है? तो याद रखना है शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यज्ञ का अनुष्ठान किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। संगीत का वर्णन किस वेद में है? सामवेद में है। जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये क्या है? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, इसमें क्या क्या होता है। देखिए ग्रैंड स्लैम में कितना टूर्नामेंट होता है? 4 टूर्नामेंट होता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होता है किस खेल से संबंधित हो? तो टेनिस से संबंधित है। इसमें जो 4 खेल होता है ना, 4 टूर्नामेंट, वो क्रम से होता है, ठीक है। आपसे कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा होता है, या तो तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, या तो लास्ट में कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है। ये क्रम से होता है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है, आज से शुरू ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है। तो पहले ऑस्ट्रेलिया। अब है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इस टाइप के चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये आपको 2023 का करंट वाला बता रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में याद रखना है। देखिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है, पहले आपको पुरुष एकल वाला बता रहे हैं। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक है। इसको नोवाक जोकोविच ने जीता, और फ्रेंच वाला ही नोवाक जोकोविच नहीं जीता, ठीक है। तो ये दोनों हो गया नोवाक जोकोविच। और विंबलडन का है ये कार्लोस अल्काराज ने जीता, और फिर यूएस वाला भी है ना नोवाक जोकोविच नहीं जीता। तो देखिए याद करना आसान हो गया। 3 को जो टूर्नामेंट है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और यूएस, ये तीनों का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता, ठीक है। एकमात्र जो विंबलडन है तीसरा वाला, उसको जीता है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। ये समझ गए? तो ये पुरुष वाला पूरा याद हो गया। 3 को जो है पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, और एक तीसरा जो विंबलडन का है उसका पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता, ठीक है। अब रही बात महिला का, तो महिला का जो है उसको सीरियल से याद रखिए। ऑस्ट्रेलियाई जो महिला ओपन का खिताब किसने जीता? तो सबालेंका, ऑस्ट्रेलिया वाला जीता है सबालेंका। उसके बाद कौन सा था? फ्रेंच का जीता है ईगा स्वीटेक, महिला एकल का खिताब है, ठीक है। और उसके बाद है विंबलडन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? बोडो सोबा, ठीक है। 3 हो गया। और लास्ट वाला जो है यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीती है कोको गाफ। तो इस तरह से आप याद भी कहीं किए होंगे, ठीक है। आपका रिवीजन हो गया। याद नहीं किए होंगे तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित रहा था? कौरव सेना में कौन सा जीवित रहा था?
तो वो अश्वत्थामा है ना, जीवित रहा था, ठीक है, ये नहीं मरा था। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, ठीक है। अच्छा, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक है वेद व्यास। अच्छा, वेद व्यास 2-3 का लेखक है, ठीक है, सबको एक साथ देखेंगे। देखिए, महाभारत के लेखक वेद व्यास, वेद का रचयिता कौन है? वेद व्यास। भगवत गीता के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, महाभारत में कितने पर्व है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 18 पर्व है। अब 18 से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। जैसे पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 ही है। देखिए, पहला क्या हो गया, पर्व कितना है? 18, और पुराणों की संख्या 18, और भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? वो भी 18 है, ठीक है। 3 चीज़ हो गया यहाँ, तो याद रखना है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा? रामायण। अगर पूछे कि 2 महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत और रामायण है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3, ये 23 अगस्त 2023 को लॉन्च नहीं बल्कि लैंड कर गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव शक्ति रखा है, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कौन कौन सा याद रखना है? जैसे कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था ना, तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आपको चंद्रयान 1, 2, 3 कब कब लॉन्च हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। तीनों लॉन्च याद हो गया। पहला 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019, और तीसरा जो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023, और तीसरा जो है ना वो लैंड भी कर गया, ठीक है। पूछेगा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, ठीक है, ये याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया वो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये तीनों वहीं से लॉन्च किया गया, ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 के बाद 37 कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। अब लाला लाजपत राय से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था, ठीक है। और साइमन कमीशन 1928 में। अच्छा, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। लाला लाजपत राय से एक क्वेश्चन याद रखना ये कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। देखिए, इसे रिलेट कैसे याद करने के लिए कैसे करना है? जब इनको क्या है कि पुलिस के लाठी खाते हुए चोट लग गया, तो लाठी जब इनसे चोट लगा था तो पूरे इंडिया अनहैप्पी हो गया था, यानी नाखुश हो गया था। तो किनको? लाला लाजपत राय को जब लाठी से पीटा गया था। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हो गया? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यात्रा कहाँ का नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का ये। बाउल भी पश्चिम बंगाल का ये, ठीक है। अच्छा, साथिया, गरबा, डांडिया ये कहाँ का है? ये सब है गुजरात का। भांगड़ा ये कहाँ का है? पंजाब का। राउफ नृत्य कहाँ का है? कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जब भी लोकनायक आप पढ़ें तो लोकमान्य भी पढ़ें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जब भी आपको लोकनायक देगा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में जरूर रहेगा, तो इसलिए याद रखना है। देखिए, लोकमान्य है ना, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसे रिलेट कर लीजिए। इसे अगर किसी को मान सम्मान करते हैं ना तो तिलक लगाकर, यानी कि लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की?
तो इसका करेक्ट आंसर है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ये 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। कभी ऑप्शन में देगा नाइटहुड या तो सर भी देगा, तो आपको ध्यान रखना है सर की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 राज्य जो है ना समुद्र को नहीं छूता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा से कितने देश लगा हुआ है? तो भारत का जो है ना कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा से लगा है? तो 7 देश से लगा है। कौन कौन सा है 7 देश? तो वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। और कौन सा है? 4 ही हो गया, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसे याद कैसे रखना है? बचपन में MBA किया है ना। बचपन यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, MBA यानी म्यांमार और भूटान, और ये कौन सा है? अफगानिस्तान। अब इसमें क्या है मालूम इंटरेस्टिंग बात कि ये सभी है ना क्रम से भी है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर सीमा से लगा हुआ कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। सबसे कम कौन सा है? अफगानिस्तान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये क्रम से भी है, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, उसके बाद है चाइना, उससे कम है पाकिस्तान। तो इसलिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, जलीय सीमा से कितने देश लगा है? तो 2 देश लगा है। कौन कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव। अगर पूछे कि टोटल यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों मिलाकर कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत? तो कितना हो गया? 7 और 2 9 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब CAG जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। एक ये क्वेश्चन याद रखना है, और एक क्वेश्चन याद रखना है करंट अफेयर में कि भारत का जो वर्तमान में अभी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1961 में शुरू हुआ। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार हो गया। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1991-92 में। राजीव गांधी के खेल रत्न का नाम है ना बदल दिया गया है 2021 में। उसका नाम अब क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो 1958 में हुआ था। मालूम ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो संगीत के क्षेत्र से, ये ध्यान रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो शुरू कब हुआ? तो 1965 में हुआ था। ठीक है। ज्ञानपीठ 65 ऐसे रिलेट कर लेना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। 21 जून एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है मालूम? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को ही होता है। इसलिए 21 जून को डिसाइड किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया। दिन और रात बराबर भी होता है भूमध्य रेखा पर, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है बॉस। अब यहाँ अमेरिका की गुप्तचर संस्था क्या है? तो उसका नाम है CIA। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम है CIA। ठीक है। और जापान का जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है? नाइचो। जापान की गुप्तचर संस्था का नाम है। रूस की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? KGB। ये याद रखना है, रूस का है। अच्छा, भारत का कौन कौन सा है? तो भारत के गुप्तचर एजेंसी जो है ना रॉ यानी RAW, रॉ, IB और CBI। तो ये याद रखना है। और एक याद रखना है इसका मिस्र का गुप्तचर संस्था मुखबरात। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन जो है पहाड़ियाँ कौन सा है? तो अरावली है। यानी कि प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। भारत का भी पूछे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। अब जब सबसे प्राचीन है तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, सबसे प्राचीन है यानी कोई भी प्राचीन अगर हो जाता है तो वो गुरु जैसा हो जाता है। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत का ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये याद रखना है। ये अरावली पर्वत है किस राज्य में? तो ये है राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ठीक है, याद रखना है। अब इसी टाइप के है ना कुछ देश है जिसको मैं कन्फ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए सबको एक साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। कजाकिस्तान की पहले तो मुद्रा जान लीजिए, टेगने है, टेगने। अब है कि कजाकिस्तान की राजधानी हो गया अस्ताना, ठीक है। अब एक है ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। इसे याद कैसे रखना है? देखिए ताजा, कोई भी चीज़ ताज़ा है ना तो उसको कोई नहीं दूसता है, ठीक है। यानी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। एक है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। किर्गिस्तान, किर्गिस को ऐसे रिलेट करिए, देखिए बिस्केक यानी बिस्किट से रिलेट करिए, किर्गिस यानी जब तोड़ते हैं ना तो एक आता है ना उस तरह से फीलिंग्स आता है, किर्गी यानी कि टूट जाता है, करकरा जाता है, यानी किर्गिस्तान का बिस्केक यानी बिस्कुट से, है ना। किर्गिस्तान की राजधानी हो गया बिस्केक। और एक है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। इसे रिलेट कर लीजिए कि ताश खेलने में क्या उब लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता है, उज्बेकिस्तान उब, है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। फिर से एक बार समझिए, कजाकिस्तान की राजधानी हो गया अस्ताना, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है, ये याद रखना है। कजाकिस्तान से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या मालूम कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री यानी कि भू आबद्ध सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलकाता से किया गया है। अब द्रौपदी मुर्मू से भी एक क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा? एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि भारत का पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ही है, ठीक है। और वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन। देखिए कभी पूछा अधातु, कभी पूछ देगा सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है, कभी पूछेगा भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको मैं सब बताता हूँ क्रम से, सबसे ज़्यादा कौन कौन सा पाया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे अधातु हो, धातु चाहे गैस हो, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है भू प्रकृति में, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम, उसके बाद पाया जाता है लोहा। ये क्रम है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 हो गया, 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये गैस हो गया, सिलिकॉन अधातु हो गया, और पहला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। तो सबसे ज़्यादा भूप्रकृति में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी के भूप्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है? तो लोहा है दूसरा में। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भूप्रकृति में? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो भू प्रकृति में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व का क्रम से आपको याद रखना है आसी एलो, आसी एलो। आसी मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा। तो ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन। अच्छा, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो भी है ऑक्सीजन। अब पृथ्वी के जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? वो है नाइट्रोजन। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये CaH2PO4 का होल 2। ये क्या है? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र है, ठीक है। ये याद रखना है। एक आपको याद रखना है यूरिया का सूत्र। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता है इससे, ठीक है। यूरिया का सूत्र NH2 एक बार और CO एक बार बीच में, फिर NH2, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्ता अवस्था में यानी कि सोने की अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? कम हो जाता है। इसका आंसर हो गया B, गिर जाता है, ठीक है। अब रक्तचाप से कौन सा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, ठीक है। और रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर है, ठीक है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि एक क्षारीय होता है, ठीक है। अच्छा, रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल याद रखना है कि रक्त जो मनुष्य में साधारण रक्त कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मायोसिन। क्या मांसपेशियों में मुख्यतः
कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। देखिए मांसपेशियों से एक और क्वेश्चन आता है कि जो जब दौड़ते हैं धावक के मांसपेशियों में थकान किसके जमा होने के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण है ना मांसपेशियों में पूरी थकान हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रही बात प्रोटीन का, प्रोटीन से क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा जाता है कि प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चों में ना ये जो क्वाशीयोरकर रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, एक मरासमस रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से ही होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों जोड़कर होता है द्रव्यमान। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना वो प्रोटॉन की संख्या वही होती है, दोनों बराबर होता है। इसलिए द्रव्यमान निकालने में क्या करना है? या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ये दोनों में से एक लेना। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है उसका द्रव्यमान, यानी 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा इसका? 19। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, कभी आपको दे दे कि अगर 19 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपका 9 है, जैसे द्रव्यमान हो गया 19 और प्रोटॉन की संख्या दे दिया 9, तब पूछ लिया कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो ये क्या है? प्रोटॉन इसमें द्रव्यमान में घट जाएगा तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 10। तो ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, अब रही बात है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो आपको सारे याद रखना है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का चैडविक। पॉजिट्रॉन का एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होता है वो किस शहर में आयोजित किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग, देखिए ब्रिक्स है ना, इसका आयोजन जैसे 2022 में कहाँ हुआ था, 2023 में अगर यहाँ हुआ, 2024 में कहाँ होगा? देखिए इसको ऐसे याद रखना है, ब्रिक्स है ना, BRICS। ठीक है, अभी हुआ कहाँ मालूम? इस जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ में, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? जैसे कि अगर साउथ अफ्रीका, ये क्रम से होता है मालूम, जैसे अभी यहाँ हुआ दक्षिण अफ्रीका में, तो अगला कहाँ होगा? फिर इसका रिपीट हो जाएगा पीछे से ब्राज़ील में, फिर अगला कहाँ होगा? रूस में, अगला फिर कहाँ होगा? इंडिया में, फिर कहाँ होगा? चाइना में। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अगर अभी साउथ अफ्रीका में हुआ है 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 15वां, तो 14वां कहाँ हुआ? चीन में। ठीक है, अगला पूछेगा 2024 में कहाँ होगा? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो कहाँ होगा? वो ब्राज़ील में होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर आप आसानी से एक याद रखते हैं तो सारा आप टिक कर सकते हैं। तो अभी 2023 में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ ये साउथ अफ्रीका में हुआ। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, तो साउथ अफ्रीका यहाँ है, ये है। ठीक है, साउथ एस से कोई दूसरा देश का नाम भी दे सकता है, लेकिन आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कई बार आपको ब्रिटेन भी दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, तो कौन कौन सा है ब्रिक्स का सदस्य देश? कौन कौन सा है? तो ब्राज़ील, रसिया यानी रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिकों में होता है। समस्थानिक का मतलब होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान और द्रव्यमान और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो समस्थानिक में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है, ये सही है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान ये नहीं हो सकता है। प्रोटोनों की संख्या समान होता है, प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो उस समान होता है, लेकिन यहाँ भिन्न लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि समान होता है। समस्थानिक मतलब इलेक्ट्रॉनों यानी कि प्रोटोनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया था? ये न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि समभारिक में क्या होता है? समभारिक में क्या होगा? द्रव्यमान समान होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगा। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा और जो परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीरा, केवल एक तत्व से निर्मित होता है। ठीक है, कई बार है ना क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हीरा किसका अपरूप है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन के 3 अपरूप है,
क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा है? ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन है। ठीक है, हीरा की संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय, ये ध्यान रखना आपको। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा ही है। सबसे कठोर धातु पूछे तो टंगस्टन है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ पूछ ले तो वो हीरा है, हीरा। ठीक है, अच्छा, हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह डैश कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या है? पत्तियों, जड़ों, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से टाइप से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो जल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पौधों में जड़ों से पत्तियों और उनकी शाखाओं में जल का वहन कौन करता है? तो जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम, इसे याद रखना है। और पूछता है कि भोजन का वहन, यानी कि भोजन का वहन कौन करता है? तो भोजन का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, इसे याद रखना है। देखिए, जल जाइलम, जल जाइलम। अब भोजन को लिखना है फूड, फूड में होता है भोजन, तो फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम। तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद भी रहेगा। फूड का वहन कौन करता है? फ्लोएम, जल का जाइलम। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? तो खाने वाला सोडा या तो बेकिंग सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या है? ये नमक है, साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप मापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ताप मापी में जो टेम्परेचर में पारा इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वो चिपकता नहीं है ना दीवारों से। वो क्या है? ताप मापी की दीवारों में वो नहीं चिपकता है, इसलिए किया जाता है। पारा से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीने बार किसका यस्क है? तो पारा का यस्क है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के विषाक्तता के कारण होता है। इसी तरह इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई किसके कारण होता है? कैडमियम। देखिए, इटाई इटाई कैडमियम, और मीना माता पारा के कमी के कारण होता है। पारा से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मालूम? कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है पारा, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है। ये जेजुनम, डुडेनम और क्या है? 3 भाग में आता है। तो एक जेजुनम, डुडेनम और तीसरा क्या है? वो है इलियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया इलियम। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? वो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी मापक यानी टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चक्रवातों की शक्ति मापा जाता है टी स्केल पर। ठीक है, अच्छा, भूकंप किस पे मापा जाता है? भूकंप मापी को रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। और बेरोग्राफ पर किसको मापा जाता है? तो वायु दाब को। ठीक है, एक क्वेश्चन चक्रवात से ये पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में है वामावर्त। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ये हो गया, तो कैसा? वामावर्त यानी एंटी क्लॉक। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉक है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है। ठीक है, प्रति चक्रवात का पूछे तो इसका ठीक उल्टा कर देना है, यानी कि प्रति चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दाहिना। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो? घड़ी के अनुदिश, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में प्रति चक्रवात का। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह है मैग्नीशियम का अयस्क है, कार्नेलाइट। ठीक है, इसी तरह एक है केलामाइन। केलामाइन किसका अयस्क है? तो केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। इसे याद कैसे रखना है? केला संस्था है, यानी केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट है थोरियम का अयस्क है। एक पूछा जाएगा आपसे सीनेवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बेरियम के कारण, बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। ठीक है, और एक लाल के बारे में पूछा जाता है, जैसे आतिशबाजी में जैसे पटाखा फोड़ते हैं तो उसमें हरा रंग की उपस्थिति होता है बेरियम के कारण, और लाल रंग जो होता है वो किसके? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय। ये सही ढंग से कार्य नहीं करता है, क्योंकि जो डायबिटीज का खेल है ना अग्नाशय से ही शुरू होता है। कैसे? जो डायबिटीज होता है वो किसकी कमी से होता है? तो डायबिटीज रोग होता है ना इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डायरेक्ट कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन ही करता है। तो अगर इंसुलिन का स्त्राव नहीं होता, यानी अग्नाशय अगर गड़बड़ हो गया तो इंसुलिन का स्त्राव नहीं होता है, तो रक्त क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज रोग हो गया, तो हो जाता है। तो यही समझना पूरा। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से। डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग गैर संचारी रोग है? तो गैर संचारी रोग में है ये मिर्गी, ये गैर संचारी रोग है। बाकी जो हैजा है बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक किसको बोलते हैं? टीबी को। यक्षमा रोग, ये तीनों का नाम एक ही है, तपेदिक, टीबी, यक्षमा। ये भी बैक्टीरिया से होता है। और चेचक वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन यानी कि एक्जिमा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये निकोटिनिक अम्ल के कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? तो निकोटिनिक अम्ल के कमी के बाद क्या होता है? अतिसार के साथ त्वचा की सूजन और एक्जिमा होता है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? तो इसमें देखिए प्रबल, जिसमें ज़्यादा ये वाला बंध है ना, तो ये वो ज़्यादा प्रबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर में सी में ये क्या है? ज़्यादा प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अणुओं में किसमें 2 सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इथेन में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है, कभी से पूछेगा एल्किन का सूत्र क्या होता है? एक होता है एल्किन, एक होता है एल्केन, एक एल्काइन। तो एल्किन का होता है CnH2n, एल्किन हो गया। एक एल्केन, तो एल्केन का है CN है ना H2n+2। देखिए एल्किन में सिंपल है CnH2n, और इसमें क्या होता है CnH2n है लेकिन +2 हो गया। और एल्काइन में क्या होता है CnH2n रहेगा लेकिन -2 हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, ये सब क्या है? हैजा से होता है, जीवाणु से होता है। अच्छा, जीवाणु की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। वायरस की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, यानी कि मनुष्य के जो त्वचा का रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखना, मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लाल हो जाता है। नीले लिटमस को अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो घोल का रंग क्या होगा? तो लाल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। ठीक है, पारा से यहाँ पर एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। देखिए धातु एक होता है धातु, एक अधातु। ठीक है, दो ही। देखिए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु एक ही है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु एक ही है। इसलिए याद रखना है, कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है, इसलिए इसको ऐसे याद करिए। देखिए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला वो धातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। इसे याद कैसे रखना है? देखिए छोटका है, छोटा है ना धातु, तो छोटका आंसर पारा, पारा भी छोटा है। ये अधातु, ये बड़ा है, तो ये भी बड़ा है, ब्रोमीन, बड़का का बड़का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रेरित धारा का दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसमें जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, इसमें अंगूठा किसको दर्शाता है? तो धारा की दिशा को दर्शाता है, और उंगली का जो घुमाव है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। जैसे विद्युत अपघटन
या तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? तो ये दोनों का नियम दिया फैराडे ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। द्रवों के दाब का नियम किसने दिया? तो पास्कल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और सबसे पहले किस टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर ने? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया। अच्छा, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये कौन है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन ही है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और एडवर्ड जेनर से हो गया, ये चेचक के टीके का खोज किया था, ठीक है। और ये जोनास सल्क ये कौन है? ये है संबंधित हैं पोलियो के टीका से। पोलियो के टीका की खोज किसने किया? जोनास सल्क। अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो अल्बर्ट सेबिन भी आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट सेबिन जो है वो ओरल वैक्सीन पोलियो का आविष्कार किया था। तो इस तरह से आपको एक ये है लुई पास्चर बच गया। लुई पास्चर किसका है? रेबीज का टीका की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका टोटल 75 क्वेश्चन जो होता है जीके और साइंस का होता है समाप्त, सेट नंबर 10 का। और आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें से 75 क्वेश्चन जीके और साइंस का जो बेहतरीन प्रैक्टिस और तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, इसलिए शानदार तरीके से पढ़ाऊं तो कोई एक सब्जेक्ट पे ही पढ़ा पाता हूं, ठीक है। टाइम उतना नहीं मिल पाता है। तो आप चाहें तो मैथ और रीजनिंग का किसी और चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, उसमें संभावना कम है, ठीक है। तो दोस्तों बेहतर जीके और साइंस का तैयारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। और पिछले वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो ईमेल का आविष्कारक है टॉमलिंसन, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुरा